नमस्कार, जोहार झारखंड में आपका स्वागत। मैं राहुल ओझा आपके साथ। जमशेदपुर से बड़ी खबर है, जहां कदमा बाजार में भीषण आग लगी है। 30 से अधिक दुकानें चपेट में आई है। करोड़ों के नुकसान की आशंका जताई जा रही है। फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर मौजूद है। आग बुझाने की कोशिश लगातार की जा रही है। 30 से अधिक दुकानें आग की चपेट में आई है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। देखिए किस तरीके से ये दुकानें धू धू कर जलती हुई नजर आ रही। कदमा बाजार की घटना सामने आई है, जहां 30 से अधिक दुकानों को आग ने अपनी चपेट में ले लिया है। हालांकि फायर ब्रिगेड की जो टीम है मौके पर पहुंची हुई है। आग बुझाने की कोशिश जारी है, लेकिन आग काफी भीषण है। थोड़ा वक्त जरूर लगेगा। करोड़ों के नुकसान की आशंका जताई जा रही है। जमशेदपुर के कदमा में भीषण आग लगी है। आग करीबन सुबह 8 बजे लगी है और देखते देखते करीबन आग 30 दुकानों को अपनी चपेट में ले लिया है। अभी भी यहाँ पर दमकल करीबन 8 दमकल यहाँ पर आग बुझाने में लगे हैं और दुकानदार जो अपनी आग बुझाने का प्रयास कर रहे थे उन्हें नुकसान भी पहुंचा है। उनके हाथ जल गए हैं। आप देख सकते हैं हमारे सामने में ये राशन दुकानदार है और इनकी हाथ पूरी तरह देख सकते हैं कि उनका दायां हाथ उनका जल चुका है। वे आग बुझाने का प्रयास कर रहे थे। इनका राशन दुकान है और करीबन 30 दुकान में आग अभी भी लगी हुई है। लोग बुझाने का प्रयास कर रहे हैं। दमकल पहुंची हुई है। सर, आपका नाम क्या हुआ? जितेंद्र कुमार। कैसे क्या हुआ था, घटना बताइए। हम तो घर में थे। 7:45 बजे मेरे को फोन आया कि आपका दुकान में आग लग गया है। यहाँ पे आए तो सब सारा कोई बोल रहा है कुछ ब्लास्ट हुआ पीछे में। ब्लास्ट होने के बाद आग लगा। कुछ तत्व लोग पीछे खाना बनाते हैं, गैस चूल्हा पड़ा हुआ है। किस रीजन से आग लगा पता नहीं। हम लोग तो यहाँ पे सारा कोई मेन स्विच रात को गिरा के जाते हैं। शॉर्ट सर्किट सवाल ही नहीं है। मुझे लगता है कि जिले में कुछ दिन पहले ही जिले के माननीय उपायुक्त महोदया ने और जिले प्रशासन के और राज्य सरकार के लोगों ने फायर ब्रिगेड से संबंधित सुरक्षा उपकरणों को लेकर के ये चर्चा का विषय बना हुआ रहा है। लेकिन हम ये कहना चाहते हैं कि आखिर ये इस तरह की बड़ी बड़ी घटनाएं घट रही है शहर के अंदर में और इस बाजार में, और सुरक्षा महसूस कर रहे हैं लोग। लाखों करोड़ों की संपत्ति जल के नष्ट हो जा रही है। सरकार मुखदर्शक बनी हुई है। तो पूरी तरह जो दुकान है वो जल के राख हो गए हैं। करीबन 25 से 30 दुकान यहाँ पर पूरी तरह काफी भारी नुकसान पहुंचा है और अभी भी यहाँ पर 8 दमकल आग बुझाने में लगे हुए हैं। रामगढ़ विधानसभा क्षेत्र के सभी 405 बूथों पर मतदान शांतिपूर्वक चल रहा है। विधानसभा क्षेत्र के चितरपुर राजवल्लभ +2 हाई स्कूल सांची में भी वोटिंग को लेकर मतदाताओं में जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है। इस विद्यालय में कुल 3 बूथ बनाए गए हैं, जहां करीब 1800 मतदाता अलग अलग बूथों पर अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर रहे हैं। कई ऐसे चेहरे हैं जो पहली बार वोट देने पहुंचे हैं, लेकिन मतदान करने पहुंचे युवाओं का मुख्य मुद्दा अपने क्षेत्र का विकास और बुनियादी सुविधाओं की मजबूती से जुड़ा है। मतदाताओं से बात की न्यूज़ 18 संवाददाता संजय कुमार सिन्हा ने। रामगढ़ विधानसभा क्षेत्र उपचुनाव में कुल 405 मतदान केंद्रों पर मतदान शांतिपूर्वक चल रहा है। हम इस समय मौजूद हैं बूथ संख्या 199 में, जहां आजसू प्रत्याशी सुनीता चौधरी भी आकर मतदान करेंगी। लेकिन यहां पर सुबह से ही मतदाताओं की भारी भीड़ उमड़ी है। लोग चाहते हैं कि उनकी क्षेत्र की जो बुनियादी जरूरतें हैं वो बुनियादी जरूरत पूरा हो, लिहाजा क्षेत्र का विकास चाहते हैं। तो विकास को लेकर लोग यहाँ वोट देने पहुंचे। हमारे साथ कुछ युवा हैं, उनसे बात करेंगे कि आप लोग जो यहाँ वोट देने पहुंचे हैं, तो क्या लगता है कि आपका क्षेत्र जो है कहाँ विकास में छूट गया? जी, विकास में छूट गया, एजुकेशन में और चिकित्सा में और रोजगार में हम लोग को पूरी तरह नहीं मिल पा रहा है। शिक्षा में आप क्या करते हैं? स्टूडेंट है। हाँ, BA ग्रेजुएशन कर चुके हैं। अभी रोजगार नहीं मिला है। अभी फिर मेहनत में भी लगे हुए हैं। मेहनत में भी लगे हुए हैं। क्या मेहनत कर रहे हैं? डिफेंस लाइन में है। अच्छा, ठीक है, डिफेंस लाइन में है। आप लोग यहाँ? हाँ सर, मेरा नाम गणेश करमाली और मेरे एक स्टूडेंट हूँ। और अभी मुद्दा देखने 3-4 ऐसे मुद्दाएं हैं जो अभी सबको चाहिए। फर्स्ट है एजुकेशन सिस्टम ठीक होना चाहिए, सेकंड में चिकित्सा सेवाएं ठीक होनी चाहिए, और थर्ड है सबसे बड़े मुद्दा हो बेरोजगारी। बेरोजगारी अभी पूरी तरह से इतना हो गया है कि सब इधर उधर हो रहा है। वही चाहिए हम लोग बेरोजगारी। और उम्मीद से करते अपने प्रतिनिधि की हम लोग को रोजगारी मिलनी चाहिए। पहली बार मतदान करने आए क्या? जी। हाँ? जी। देख रहे हैं कि पहली बार मतदान करने के लिए आए लोग यहाँ पर पहुंचे हैं और यहाँ पर देख रहे हैं कि सुबह से
लोग अपने घर के काम काज निपटा कर कहीं जाना है तो कहाँ जाना है, तो अपने मतदान केंद्र पर जाना है। यहाँ पर प्रिजाइडिंग ऑफिसर हम उनसे बात करेंगे कि ये जो भीड़ नजर आ रही है मौसम को देखते हुए उस कैसा लग रहा है माहौल? माहौल बहुत ही अच्छा लग रहा है। ये कि इस वोट को अपना पब्लिक जागरूक है, समझ रहे हैं कि हमारे वोट का क्या पावर है, और उस पावर को समझते हुए सुबह से ही यहाँ कतारें लगी हुई है और शांतिपूर्ण ढंग से हमें कोऑपरेट भी कर रही है। लोग आ रहे हैं, मतदान कर रहे हैं इस उम्मीद में कि उनके लिए कुछ अच्छा हो। कैमरामैन प्रभाकर के साथ संजय कुमार सिन्हा, न्यूज 18 रामगढ़। झारखंड विधानसभा का बजट सत्र आज से शुरू होगा। सत्र के दौरान राज्य सरकार 3 मार्च को वित्तीय वर्ष 2023-24 का बजट पेश करेगी। बजट सत्र 24 मार्च तक चलेगा। सत्र के पहले दिन राज्यपाल का अभिभाषण होगा। नए राज्यपाल के रूप में शपथ लेने वाले सीपी राधाकृष्णन का यह पहला अभिभाषण होगा, जिसमें झारखंड के विकास का रोड मैप रखा जाएगा। साथ ही विकास योजनाओं के विजन की भी जानकारी दी जाएगी। सत्र के दूसरे दिन अनुपूरक बजट पेश किया जाएगा। 2 मार्च को विधानसभा में आर्थिक सर्वेक्षण पेश किया जाएगा, जिसमें विकास के रफ्तार की जानकारी मिलेगी। बजट सत्र के दौरान राज्य सरकार की ओर से नई स्थानीय नीति से संबंधित विधेयक को भी पेश कर सकती है। इसके अलावा कई अन्य महत्वपूर्ण विधेयकों को भी सभा पटल पर रखे जाने की संभावना है। वहीं बजट सत्र में विपक्ष कई मुद्दों को उठाकर सरकार को घेरने की कोशिश में भी जुटेगा। इसमें रामगढ़ में विधायक प्रतिनिधि की हत्या से जहां कांग्रेस विधायक ही नाराज दिख रही हैं, वहीं रोजगार, भ्रष्टाचार, लगातार गिरती विधि व्यवस्था के साथ ही ईडी की कार्रवाई को लेकर भी विपक्ष सरकार पर हमलावर रह सकता है। बजट सत्र को लेकर सीएम हेमंत सोरेन के आवास पर यूपीए विधायकों की बैठक हुई, जिसमें सीएम हेमंत सोरेन ने अपने कैबिनेट मंत्रियों को सदन में पूरी तैयारी के साथ जाने के निर्देश दिए हैं। साथ ही साथ सत्ता पक्ष और विपक्ष के तमाम सवालों को शालीनता से जवाब देने को कहा गया है। विधानसभा के पटल पर आगामी वित्तीय वर्ष का बजट 3 मार्च को राज्य सरकार के वित्त मंत्री डॉक्टर रामेश्वर उरांव पेश करेंगे। 24 मार्च तक चलने वाले इस सत्र के दौरान राज्य सरकार कई महत्वपूर्ण विधेयक सदन के पटल पर रख सकती है। दो 2023-24 का बजट सत्र आहूत किया गया है और आप विधानसभा सत्र चलने के पहले सभी लोग विधायक दल का मीटिंग करते थे। बस उसी तरह आज भी हम लोग मीटिंग किए हैं और हम लोग चाहते हैं कि सुचारू रूप से सदन चले, पक्ष विपक्ष एकजुट होकर जन मुद्दा की बातें करे, इसका निष्पादन हो, इसी में चर्चा होगी। मुख्यमंत्री जी ने हम सभी जितने भी माननीय विधायक हैं सबको ये एक दिशा निर्देश दिया है कि ये लोकतंत्र का पवित्र मंदिर है और लोकतंत्र के पवित्र मंदिर में पक्ष विपक्ष दोनों अपनी बातों को रखेंगे। हम सभी लोगों को बहुत शालीनता से अपनी बातों को रखना है। पक्ष भी अपनी बात रखेगा, विपक्ष भी अपनी बात रखेगा और हम लोगों को विपक्ष की भी बातों को सुनना है। विधानसभा के बजट सत्र को लेकर सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम किए गए हैं। कोई आपातकाल स्थिति उत्पन्न ना हो और सुरक्षा में कोई चूक ना रह जाए, इससे लेकर विधानसभा परिसर के आसपास धारा 144 प्रभावी की गई है। विधानसभा परिसर के आसपास रैली जुलूस पर पाबंदी है। बजट सत्र के दौरान ही G20 की बैठक भी होने वाली है, इससे लेकर सुरक्षा का विशेष ख्याल रखा जा रहा है। बजट सत्र को लेकर सुरक्षा चाक चौबंद हो, इससे लेकर पुलिसकर्मियों को विधानसभा परिसर में ही ब्रीफ किया गया और सुरक्षा के मानकों को लेकर विशेष जानकारी दी गई। हाँ, ब्रीफिंग जॉइंटली जिला प्रशासन के वरीय पदाधिकारियों द्वारा लिया गया है। विधानसभा सेशन जो लगभग 4 वीक्स तक चलने वाला है, उस दौरान पुलिस पदाधिकारियों, मजिस्ट्रेट्स एवं आरक्षी बल को अपने कर्तव्य के दौरान क्या क्या ध्यान में रखना है, उस हेतु उनको ब्रीफ किया गया है। जहां तक निषेधाज्ञा का संबंध है, सत्रावधि के दौरान इस परिसर के 750 मीटर की परिधि में निषेधाज्ञा लागू की गई है। तो सभी संबंधितों को निर्देश दिया जाता है कि निषेधाज्ञा का स्ट्रिक्टली अनुपालन करें। राजमहल से बीजेपी विधायक अनंत ओझा ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का आश्वासन अब तक पूर्ण नहीं होने का आरोप लगाया है। अनंत ओझा ने कहा है कि साहिबगंज खास महल का मुद्दा उन्होंने उठाया था, लेकिन आज तक पूरा नहीं हुआ।
किसी प्रकार से सरकार के माननीय मंत्रीगण सदन को भरोसा दिलाते हैं, सदन को कहते हैं कि नहीं हम इतने दिनों के अंदर कर देंगे, और आज 323 ऐसे मामले हैं जो केवल लंबित है और शेष मामले ऐसे हैं जिसको सरकार ने घोषणा कर दिया और उसके हितों की पूर्ति नहीं हो पाई या उसकी काम की गति को रोक दिया गया। तो यह तो स्वाभाविक रूप से है कि वर्तमान यूपीए सरकार के जो कृत्य है वह राज्य की जनता देख रही है। राज्य के जो तेज विकास का जो संकल्पना था वह संकल्पना आज ऐसे पड़ा हुआ है। और इस बीच रांची से बड़ी खबर है, जहां डॉक्टर अंचल कुमार पर हमला की खबर है। घर में घुसकर अपराधियों ने हमला किया है। हमले में डॉक्टर की हालत गंभीर बताई जा रही है। मेडिकल अस्पताल में डॉक्टर का इलाज चल रहा है। गुलमोहर अस्पताल के डॉक्टर हैं। अंचल मामले की जांच में पुलिस जुटी हुई है। तो घर में घुसकर अपराधियों ने इस घटना को अंजाम दिया है। और रूपाली त्रिपाठी हमारे साथ फोनलाइन पर है। रूपाली, डॉक्टर को निशाना बनाया गया है, विवाद पूरा क्या सामने आ रहा है, क्या जानकारी आपके पास? जी, डॉक्टर अंजन एक बहुत ही चर्चित डॉक्टर है ऑर्थो के। वो जब सुबह 6 बजे अपने छत पर वॉक करने के लिए निकले थे तो अचानक से कुछ अपराधी घुस आए और उनके सर पर सरिया लोहे से उन्होंने हमला कर दिया, जिसके बाद जो डॉक्टर है उन्हें काफी गंभीर चोट आई है। उनका इलाज जो है रांची के निजी अस्पताल मेडिका में चल रहा है। उनका जो सर है वो एक्सटर्नल इंजरी है, बोन फ्रैक्चर आया है सामने। अभी फिलहाल क्रिटिकल अवस्था से वो तुरंत बाहर आए हैं और अभी भी वो इलाजरत है। वही पुलिस जो है जांच में जुट चुकी है। पुलिस की टीम उनके घर पर पहुंची है, उनके परिजनों से पूछताछ कर रही है। डॉक्टर फिलहाल खतरे से बाहर है, लेकिन उनके सर के आगे और पिछले हिस्से में बोन फ्रैक्चर आया है। जी चलिए, शुक्रिया रूपाली तमाम जानकारी के लिए। चलिए बढ़ेंगे आगे। केंद्र सरकार की ओर से जारी इस सूपी को लेकर बोकारो में बर्ड फ्लू का संक्रमण रोकने के लिए पशुपालन विभाग सतर्क है। विभाग की ओर से राजकीय कुकुट परिक्षेत्र के 1 किलोमीटर के दायरे में मुर्गों को मारने का अभियान रविवार रात भी चलाया गया। देर रात तक उकरीद और बागरबेड़ा के पोल्ट्री फार्म में अभियान चलाकर करीब 250 से अधिक मुर्गों को मार दिया गया। मारने के बाद सभी को जमीन में दफना दिया गया। टीम के सदस्य पीपीई किट पहनकर कार्य कर रहे थे। शनिवार को भी हनुमान नगर और बागराय बेटा में अभियान चलाकर मुर्गों को मारा गया था। और अब बंद खत्म कर दीजिए ना, इसको ट्विस्ट कीजिए ना, खत्म करिए, खत्म। गिरिडीह में बगोदर के धरगुल्ली में बर्ड फ्लू का दावा पूरी तरह से गलत साबित हुआ है। जब इस दावे की तहकीकात की गई तो पोल्ट्री फार्म संचालक की असलियत सामने आई। दरअसल जिस पोल्ट्री फार्म में बर्ड फ्लू का दावा करते हुए मुर्गियों की मौत होने की बात कही गई थी वह एक अफवाह थी। सच्चाई है कि पोल्ट्री फार्म संचालक ने वहां से सारी मुर्गियों को बेच दिया था, जिसके बाद उसने पैसे हड़पने के लिए बर्ड फ्लू की अफवाह फैला दी। पशुपालन विभाग की टीम की जांच रिपोर्ट में यह साफ हुआ है कि यहां ना तो मुर्गियों की मौत हुई है और ना ही वर्तमान में किसी पोल्ट्री फार्म में मुर्गी है। उपरांत यही हम देख रहे हैं कि ग्रामीणों के द्वारा ये स्पष्ट है कि कहीं पर भी झुंड में मुर्गियों का मरने का संकेत जो है नहीं है। और जो भी रिपोर्ट जो दिया गया है हमारे उपायुक्त महोदय की तरफ से भी ये जांचने का आदेश था, तो वो सरासर लोगों के द्वारा नकारा जा रहा है। पोल्ट्री फार्म संचालक से कल हम बात किए थे, उनके द्वारा कहा गया था कि हमारे यहाँ मुर्गियाँ हैं, मरी हुई मुर्गियाँ फार्म से बाहर निकाल करके हम रखे हुए हैं। हमने पूरे जितने भी फार्म हैं उनका स्पष्ट रूप से उन्होंने कहा था कि हमारे यहाँ मुर्गियाँ हैं। मैं जा करके देखा, वहाँ पर कहीं मुर्गी नहीं है। मरी हुई मुर्गी एक आध मुर्गी फार्म में कहीं कहीं पर है, लेकिन झुंड में कहीं मुर्गियों का संकेत हमको नहीं मिला है। बदलते दौर में जहां कांसा और पीतल धातु से बने बर्तन विलुप्त होते नजर आ रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ हजारीबाग जिला मुख्यालय से लगभग 20 किलोमीटर दूर इचाक प्रखंड का करियातुर गांव बर्तन निर्माण के क्षेत्र में एक नया कीर्तिमान गढ़ता जा रहा है। गांव के कसेरा समाज के लोग न केवल अपने पारंपरिक बर्तन निर्माण कर आत्मनिर्भर बन रहे हैं, बल्कि आसपास के लोगों को रोजगार भी दे रहे हैं। यहां स्थानीय लोगों के साथ ही बिहार और यूपी के कुशल कारीगर काम में जुटे हुए हैं। लोगों ने दावा किया है कि अगर सरकार उन्हें मदद दे तो वे और बेहतर काम कर सकते हैं। ये हमारे दादा पुरखों से चले आ रहा है।
जिसमें हम लोग बर्तन में थाली, कटोरी, गिलास, परात, गमला और छोटा छोटा आइटम बनाया जाता है, जो बहुत दिनों से हमारा दादे पूर्वज से हिसाब से बनाया, मैनुअल हाथ से बनता था पूरा। अभी थोड़ा बहुत मशीन हम लोग का आ गया है और कुछ हाथ से भी काम हो रहा है। पर तो 500 लोग रोजगार से जुड़े हुए हैं। आप क्या करते हैं? हम लोग भी इसमें काम करते हैं, हम लोग भी बर्तन बनाते हैं और खुद से काम करते हैं। अपना हम घर परिवार अच्छा से चलाते हैं, इससे कोई तरह की कोई दिक्कत नहीं है। और उसके बाद जो है सो ये हम लोग का अच्छा लगता है काम, कोई दिक्कत नहीं है। कहीं भी जाते हैं सब माल सब बिक जाता है। झारखंड, बिहार, बंगाल, उड़ीसा तक माल जाता है। तो है इसमें हम लोग जितने भी काम कर रहे हैं, जो हम लोग शुरू से देखते आ रहे हैं वही चीज़ करते आ रहे हैं। नया कुछ हम लोग कुछ नया चेंजिंग नहीं ला पाए। अगर सरकार की तरफ से कुछ ट्रेनिंग वगैरह का व्यवस्था हो जाए, कुछ वैसा साधन मिल जाए तो और कुछ बहुत सा नए चीज़ बनाने का जो है मतलब ये रोजगार उत्पन्न हो सकता है। एक तरफ बाजारों में स्टील के साथ साथ फाइबर बर्तनों की मांग बढ़ती जा रही है, वहीं दूसरी तरफ हमारे पीछे देख पा रहे होंगे कि एक ऐसा गांव जहां पर आज भी कांसा पीतल के बर्तन लोग हाथों से बनाते नजर आ रहे हैं। कहीं ना कहीं देखा जाए तो यह एक ऐसा गांव है जहां लगभग 500 परिवार इसी काम पर आश्रित है और आज वे इसी कार्य को करके अपने घर परिवार को चला रहे हैं। अब इससे साफ तौर पर जाहिर होता है कि यहाँ के लोग पलायन नहीं कर रहे हैं और इसी पर पूर्ण रूप से आश्रित है। ऐसे में सरकार को चाहिए कि इनकी और एक नजरें इनायत कर और भी आगे कार्य को बढ़ाने का काम करे, ताकि लोगों को रोजगार के साथ साथ और भी तरह की तकनीकी ज्ञान इससे संबंधित मिल सके। सुशांत सोनी, न्यूज़ 18, हजारीबाग। तो रामगढ़ विधानसभा क्षेत्र के सभी 405 बूथ पर मतदान शांतिपूर्वक चल रहा है। सहयोगी संजय कुमार सिन्हा लाइव जुड़े हुए हैं। संजय, फिलहाल किस बूथ पर आप मौजूद हैं और किस तरीके से वोटिंग की प्रक्रिया वहां चल रही है, क्या तस्वीर है? जी बिल्कुल, ये बताने की चीज नहीं है, ये दिखाने की चीज। आप देख सकते हैं किस तरीके से गांव टोले से लोग जो है झुंड में यहाँ पर जो है मतदान करने के लिए पहुंच रहे हैं। हम इस समय राजबल्लभ +2 हाई स्कूल में है, जो कि सांडी चितरपुर में है, और लोग कस्बे में झुंड में बनाकर यहाँ पर जो है मतदान के लिए पहुंच रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ा बात, इसमें बड़ी बात यह है कि मुद्दा ये है रामगढ़ विधानसभा क्षेत्र का विकास। है गांव की। अच्छा, ये बताइए कि आप लोग यहाँ पर आई हैं तो एक मतदान को लेकर उत्साह है, क्षेत्र की जरूरतें जो है तो बुनियादी जरूरतें क्या है लगता है? यहाँ की बुनियादी जरूरतें हैं शिक्षा, और शिक्षा के अलावा रोड, सड़क, बिजली, क्योंकि यहाँ के क्षेत्र के विकास के लिए ये तीन बहुत ही महमूल चीज है। साथ ही साथ अच्छा, बड़ी संख्या में जो महिलाएं निकली हैं, तो क्या लगता था क्या जाना है पहले मतदान करना है, तो घर का काम काज कितने सुबह पहले निपट गया? सोच के आए थे पहले मतदान करना है, तब तो घर का काम काज करना है। हाँ। मतदान तो उसके बाद बहुत घर का काम। सुबह से कुछ खाए पिया कि नहीं? चाय पिए, सिर्फ चाय पिए। तो देख रहे हैं कि चाय पिए, लेकिन वोटिंग हो गई। जी हाँ, देखिए यही लोकतंत्र का सबसे खूबसूरत चेहरा जो होता है, यही स्याही निशान है उसकी, और जो आपको उपचुनाव को भी सबसे खूबसूरत बना दे, महापर्व बना दे, शायद रामगढ़ उसी का नाम है। यहाँ पर देख रहे हैं कि और भी महिलाएं हैं। आप लोग कहाँ से आई हैं? हम लोग सांडी से हैं। सांडी से जी। तो वोट दिया आप लोगों ने? जी। तो वोट से क्या आशा करती हैं कि वोट से क्या मजबूती मिलेगी? वोट से अभी ये मजबूती मिलेगी कि हम लोग का जो समस्या वो सुलझाया जाए विधायक चुनने से। जी। अच्छा, आपको क्या लगता है एक महिला के लिए रामगढ़ विधानसभा क्षेत्र में क्या अच्छा लगता है, क्या आपको लगता है कि और होना चाहिए? यहाँ होना चाहिए शिक्षा व्यवस्था, बाकी सभी व्यवस्था है, फिर भी बाकी चीजें पूर्ति होना चाहिए। कुछ अभी समस्या है जो उसका समाधान नहीं हुआ है। देखिए, यही एक उम्मीद है। चुनाव उम्मीद का ही दूसरा नाम है, और उम्मीद ही भीड़ को इकट्ठा करती है। और आप देख रहे हैं कि मतदान केंद्रों पर जिस तरीके से रामगढ़ विधानसभा जो उपचुनाव हो रहा है, कुल 405 मतदान केंद्रों पर सुबह से ही मतदाताओं की भारी भीड़ उमड़ी है, सिर्फ इस उम्मीद में कि हमेशा कुछ अच्छा हो। और कहते हैं कि थोड़ा है, थोड़े की जरूरत है, और वही उपचुनाव उसी का नाम है। कहते हैं कैलेंडर की तारीख देखकर उपचुनाव नहीं आता, आता है तो सियासत के समीकरण को देखकर। आप लोग कहाँ से आए हैं? हम लोग यहीं से हैं, सांडी से हैं। जो 3 साल से जो विकास की गति रुकी हुई है। अच्छा, ये देखिए, कहने का मतलब ये जो है, आप लोग जो यहाँ पर पहुंचे हैं वोट देने के लिए, तो लगता है कि अब जो है सुबह में यहाँ पर बनी एक सुबह से पारा भी धीरे धीरे कहते हैं कि गर्म होते जा रहा है, धूप निकल रही है, तो मन बना कर आया था कि सुबह में ही ये निपटा लेना है? नहीं, मन तो बना के ही आए थे कि हम लोग को सुबह में ही
पहले वोट करना है, उसके बाद जलपान करना है। और किनके साथ मतदान करने पहुंचे हैं? अपने हस्बैंड के साथ। हाँ, हम जिला परिषद अध्यक्ष। तो आप ये सोच के आए थे कि घर में जो है कि यहाँ पूरे गांव को लेकर आना है क्या? यहाँ पर अकेले वोट नहीं देने जाएंगे, गांव के साथ जाएंगे? निश्चित तौर पर मैं बताना चाहता हूँ कि जिस तरह वोट में के में जिस तरह उत्साह और उमंग है, अपने मत के प्रति सभी जागरूक हैं और सरकार के द्वारा भी जागरूकता अभियान चलाया गया था, जिससे सारी जनता और महिला। चलिए, बिल्कुल संजय, तो नजर बनाए रखिए इस वोटिंग पर। बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल तमाम जानकारी के लिए आपका। चलिए बढ़ेंगे आगे। राजधानी रांची G20 बैठक की मेजबानी कर रहा है। इस दौरान रांची में तैयारी जोरों पर है। चौक चौराहों पर वॉल पेंटिंग के बाद अब चौराहों पर होर्डिंग बोर्डिंग के माध्यम से झारखंड की संस्कृति और विरासत को दिखाने का प्रयास किया जा रहा है। पोस्टर में रांची के कई पर्यटन स्थल और सांस्कृतिक स्थलों को दर्शाया गया है। साथ साथ झारखंड की माइनिंग का भी जिक्र किया गया है। रांची से अधिक जानकारी दे रहे हैं सहयोगी गौरव झा। झारखंड G20 सम्मेलन की तैयारी कर रहा है और रांची शहर जो है वो इस तरीके से पोस्टर से जो है वो पट चुका है। आप देखिए पोस्टर पर क्या लिखा हुआ है, झारखंड वेलकम डेलीगेट्स ऑफ G20। और उसके साथ साथ जो तमाम जो पोस्टर्स लगाए गए हैं, जो होर्डिंग और बोर्डिंग लगाए गए हैं, उसमें आप देख सकते हैं कि किस तरीके से झारखंड की संस्कृति, झारखंड के पर्यटन और झारखंड के अंदर की उन चीजों को विदेशी मेहमानों को दिखाने का प्रयास किया जा रहा है कि झारखंड कितना समृद्ध है। पहाड़ी मंदिर के साथ साथ अलग अलग मंदिर जो है वो पोस्टर पर दिखाए गए हैं। जगन्नाथ मंदिर दिखाए गए हैं, उसके साथ साथ जो डैम है, ध्रुवा डैम है, उसे दिखाया गया है। उसके साथ साथ जो भी पर्यटक स्थल हैं और जो भी सांस्कृतिक चीजें यहाँ की हैं, उसे इन पोस्टर के माध्यम से दिखाने का प्रयास किया गया है। पोस्टर के माध्यम से छऊ नृत्य को दिखाने का प्रयास किया गया है और साथ साथ ये दिखाने का प्रयास किया गया है कि किस तरीके से झारखंड जो है वहां माइनिंग की जाती है। अलग अलग पोस्टर अलग अलग चौराहे पर, जिसमें से कि झारखंड के जो मुख्यमंत्री हैं उनकी तस्वीर लगी हुई है और तमाम जो डेलीगेट्स हैं उनके स्वागत की एक अनोखी तैयारी की जा रही है। 4 तारीख तक वो डेलीगेट्स जब यहाँ रुकेंगे तो इस तरीके की तस्वीरें आपको रांची के सड़कों पर देखने को मिलेगी और फिर इस तैयारी के बीच में जब वो आएंगे तो देखा जाएगा कि झारखंड के लोग किस तरीके से उनका स्वागत करते हैं। गौरव झा, न्यूज़ 18, रांची।